नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। एक बार फिर से हम आपके समक्ष हाजिर हैं और आज हम जो टॉपिक लेके आए हैं आपके समक्ष वो है उच्च न्यायालय। उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट। और ये जो हैं हमारे संविधान के भाग 6 में इसका जिक्र है। भाग 6 में जो अनुच्छेद हैं, कौन से अनुच्छेदों में इनका जिक्र मैं आपको बताऊँगा। सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि उच्च न्यायालय क्या है और क्या इसका अर्थ है। भारत की एकल समेकित न्यायिक व्यवस्था में उच्च न्यायालय उच्चतम न्यायालय से नीचे लेकिन अधीनस्थ न्यायालयों के ऊपर कार्य करता है। अब भारत में ध्यान देखिएगा, जैसा कि इसमें कहा गया है एकल समेकित न्यायिक व्यवस्था है। ठीक है, अमेरिका में इस तरह का संविधान जो है वहाँ पर एकल न्यायिक व्यवस्था नहीं, स्टेट के लिए अलग जो कोर्ट्स काम करते हैं, स्टेट के फैसले वहाँ स्टेट कोर्ट्स में होते हैं और सेंटर का कोई फैसला होता हो तो फिर वह सेंटर कोर्ट में होता है। लेकिन भारत की एकल समेकित न्यायिक व्यवस्था में उच्च न्यायालय उच्चतम न्यायालय से नीचे लेकिन अधीनस्थ न्यायालयों से ऊपर काम करता है। एक राष्ट्र की न्यायपालिका में एक उच्च न्यायालय और अधीनस्थ न्यायालयों का पद एक सोपान है। ठीक है, एक राष्ट्र की एक न्यायपालिका होती है, एक राष्ट्र की जो न्यायपालिका होती है इसमें एक उच्च न्यायालय हाई कोर्ट और अधीनस्थ न्यायालयों का एक पद सोपान होता है। उच्च न्यायालय और अधीनस्थ न्यायालयों का पद का एक पद सोपान होता है। मतलब ये है, आप समझ रहे हैं कि राष्ट्र की जो न्यायपालिका है उसमें एक उच्च न्यायालय और जो अधीनस्थ न्यायालय होते हैं, न्यायालयों का एक पद सोपान होता है। पद सोपान होने का मतलब ये है कि वो एक ही सीढ़ी पर आते हैं। राज्य के न्यायिक प्रशासन में उच्च न्यायालय की स्थिति शीर्ष पर होती है। राज्य में तो शीर्ष पर ही होगा, बात सही है। भारत में उच्च न्यायालय की संस्था का सर्वप्रथम गठन 1862 में तब हुआ, 1862 में हुआ, ध्यान दीजिएगा, कब हुआ? जब कलकत्ता, बम्बई और मद्रास उच्च न्यायालयों की स्थापना हुई। कलकत्ता, बम्बई और मद्रास न्यायालयों की क्या हुई? स्थापना हुई 1862 में। और ये 1862 में जब इसकी स्थापना हुई तब क्या बात सामने आई, ध्यान दीजिएगा कि भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 के उपबंधों के तहत इन तीन उच्च न्यायालयों की स्थापना की गई। और 1861 का जो कानून था उस अधिनियम में, उच्च न्यायालय अधिनियम जिसे कहते हैं, उस उपबंधों में तीन न्यायालयों की स्थापना की गई। और कहाँ पर की गई मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, अब देखिए, भारत में उच्च न्यायालय की संस्था का सर्वप्रथम गठन कहाँ पर हुआ? तो वो पूरे भारत में 1862 में हुआ गठन, जब कलकत्ता, बम्बई और मद्रास उच्च न्यायालयों की स्थापना 1862 में की गई। ठीक है, हाई कोर्ट्स बनाए गए 1862 में, फिर 1866 में चौथा बनाया गया। तीन तो 1862 में बन गई, कलकत्ता में बन गया एक, एक बम्बई में, एक मद्रास में। ठीक है, वहाँ पर हाई कोर्ट्स बनाए गए। चूँकि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से 1774 में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना तो हो ही चुकी थी। अब उच्च न्यायालय हाई कोर्ट्स जो 1862 में जाते बने, और 1866 में चौथा बना, और वो बना आज के प्रयागराज में। कालक्रम में ब्रिटिश भारत के प्रथम प्रांत कालक्रम में ब्रिटिश भारत के प्रत्येक प्रांत का अपना उच्च न्यायालय बन गया। 1950 के बाद प्रांत का उच्च न्यायालय संबंधित राज्य का उच्च न्यायालय बन गया। किसी प्रांत का, मान लो कोई राज्य जो बनाया गया उससे संबंधित हो गया। 1950 में जब स्वतंत्र हो गया, 1947 में देश, और 50 में जब संविधान लागू हो गया, तो उस समय जो क्षेत्र से संबंधित जो प्रांत का उच्च न्यायालय था, सुप्रीम कोर्ट था, वो हाई कोर्ट जो था वो वहाँ का हाई कोर्ट बन गया उस राज्य का। भारत के संविधान में प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय की व्यवस्था की गई है, लेकिन 7वें संशोधन अधिनियम 1956 में संसद को अधिकार दिया गया कि वे दो या दो से अधिक राज्यों एवं एक संघ राज्य क्षेत्र के लिए एक साझा न्यायालय की स्थापना कर सकती हैं। और जैसे कि आप देख सकते हैं, पंजाब, हरियाणा और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़, तीनों के लिए जो हाई कोर्ट है वो चंडीगढ़ में है, ऐसा मेरा अनुमान है। राजधानी तो तीनों की कॉमन है ही है। वर्तमान में 2000 क्षमा कीजिएगा, 7वां संशोधन अधिनियम जो 1956 था, जिसमें राज्यों का पुनर्गठन किया गया, उस 1956 के संसद को यह अधिकार दिया गया कि वो दो या दो से अधिक राज्यों के लिए एक, और एक संघ राष्ट्रीय प्रदेश के लिए एक ही न्यायालय, कॉमन न्यायालय की स्थापना करे।
वर्तमान में 2019 देश भर में 25 उच्च न्यायालय हैं। वर्तमान में कितने उच्च न्यायालय हैं? तो भारत में अभी उच्च न्यायालयों की संख्या 25 है। उनमें से केवल 3 उच्च न्यायालयों का क्षेत्राधिकार एक से अधिक राज्यों के तहत हैं। ऐसे 3 ही हैं, 25 में से 3 ऐसे हैं जिनमें एक या एक से अधिक क्षेत्रों के लिए एक कॉमन न्यायालय की बात समझ आती है। ध्यान दीजिएगा वो कौन से न्यायालय हैं जिनमें ऐसी स्थिति है। ध्यान दीजिएगा, मैं बता देता हूँ। 9 संघ शासित प्रदेश क्षेत्रों में से, हालांकि अब 8 ही हैं, 8 संघ शासित प्रदेशों में से केवल दिल्ली में एक अलग उच्च न्यायालय है 1966 से लेकर के। ठीक है, दिल्ली में अलग से हैं। संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर और लद्दाख के लिए एक ही उच्च न्यायालय है, एक ही उच्च न्यायालय है। और अन्य संघ राज्य क्षेत्र विभिन्न राज्यों के उच्च न्यायालयों के न्यायिक क्षेत्र में आते हैं। जितने भी होते हैं वो किसी राज्य के हाई कोर्ट के अंडर आ जाएंगे। संसद एक उच्च न्यायालय के न्यायिक क्षेत्र का विस्तार किसी संघ राज्य क्षेत्र में कर सकती हैं, अथवा किसी संघ राज्य क्षेत्र को एक उच्च न्यायालय के न्यायिक क्षेत्र से बाहर भी कर सकती है। सभी 25 उच्च न्यायालयों के नाम आपको एक सारणी मिल जाएगा कि उसमें मिल ही जाएंगे। ध्यान दीजिएगा, सन 2000 में 3 नए राज्यों के लिए गठन के बाद, 3 राज्यों नए गठन के बाद 2000 में नए राज्य बने, जिसमें एक तो एमपी से छत्तीसगढ़ अलग हुआ। इस तरह से जब राज्य बने, संख्या जो है राज्य, जब 3 नए राज्य बनेंगे उनके गठन के बाद, जो उच्च न्यायालय हैं उनकी संख्या भी बढ़ा दी गई। 18 से वहाँ पर 3 न्यायालय और बढ़ा दिए गए और 21 कर दिए गए। 2013 में 3 उत्तर पूर्वी राज्यों मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा, मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा, 2013 में 3 उत्तर पूर्वोत्तर के जो हैं राज्य जो हैं मणिपुर हैं, मेघालय हैं, त्रिपुरा हैं। ठीक है, तो मणिमैत्री मतलब मणि का मतलब मणिपुर, में मतलब मेघालय, तो आप इसको कर सकते हैं ममेत्री। ठीक है, ममेत्री, ये 3 राज्य हैं जिनके लिए अलग उच्च न्यायालयों की स्थापना के लिए जो न्यायालय हैं वो 18 कर दिए गए। 2000 में तो ये हुए थे 18 से 21। 2013 में पूर्वोत्तर के राज्यों के कारण 21 से 24 करने पड़े, 3 राज्य और बना दिए गए। ठीक है, और पुनः आंध्र प्रदेश राज्य जब अलग किया गया तो न्यायालय नहीं बढ़ाए गए। 2019 में आंध्र प्रदेश बना तो अलग उच्च न्यायालय की स्थापना से उच्च न्यायालयों की संख्या जो है 24 से बढ़कर के फिर एक हो गई 25। और आंध्र प्रदेश जब बना तो उसके लिए भी अलग राज्य की स्थापना करनी पड़ी। तो ध्यान दीजिएगा, 2000 में 18 थे, 21 कर दिए गए, क्योंकि 2000 में 3 राज्य नहीं बने। 2000 तक 18 थे, लेकिन उसके बाद बढ़ा दिए गए। तो इस प्रकार 18 से बढ़ाकर उच्च न्यायालय हाई कोर्ट की संख्या 21 कर दी गई। 2013 में 3 पूर्वोत्तर के राज्य और बने, ममेत्री। ठीक है, 2013 में तो राज्यों में अलग अलग न्यायालय की स्थापना की गई। ठीक, मतलब 2013 में न्यायालयों की स्थापना की गई ममेत्री में। 2013 में फिर ये हो गए 21 से 24 हो गए 2013 में, फिर 24 से 25 कर दिए गए 2019 में आंध्र प्रदेश बना तब। ठीक है, तो ये स्थापनाएं यहाँ इस तरह से हुई हैं। देखिए, एक तो उच्चतम न्यायालय वकील बनाम भारत संघ 1993 का जो मामला है, उसमें मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा में 2013 में अलग अलग उच्च न्यायालयों की स्थापना से उच्च न्यायालयों की संख्या 21 से 24 हो गई थी। ठीक है, उच्चतम न्यायालय वकील बनाम भारत संघ, उच्चतम न्यायालय वकील बनाम भारत संघ, ये 1993 का बाद है। राज्यों मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा में 2013 में अलग उच्च न्यायालयों की स्थापना से जो है 21 से 24 हो गई थी संख्या। और इस तरह से ये संख्या जो है बड़ी, 2000 में 18 थी, 2013 में 21 हो गई, 2000 सॉरी क्षमा कीजिएगा, 2000 तक 18 थी, 2000 में 21 हो गई, और 2013 में 24 हो गई, और 2013 के बाद में 2019 में जो है ये 25 हो गई संख्या बढ़ करके। ठीक है, पच्चीस उच्च न्यायालय 2000 हो गए। 19 में जैसे मैंने बताया, उनमें से केवल 3 में
न्यायालयों का क्षेत्र एक से अधिक आता था, उसमें कौन कौन से वो आप ज़रूर देख लीजिएगा, एक बार पता कीजिए कि किन किन का न्यायिक क्षेत्र एक से अधिक। अब देखिए हाई कोर्ट जो है चेन्नई में मतलब चेन्नई में मद्रास जो है उसमें हाई कोर्ट की स्थापना जो है 1862 में की गई। इसी तरह से मुंबई में बॉम्बे जो है, बॉम्बे में उच्च न्यायालय की स्थापना 1862 में हुई, और कोलकाता में कलकत्ता उच्च न्यायालय की स्थापना 1862 में हुई। चेन्नई में मद्रास उच्च न्यायालय, बॉम्बे उच्च न्यायालय और कलकत्ता उच्च न्यायालय की स्थापना, तीनों की स्थापना 1862 में हुई, और इलाहाबाद में 1866 में स्थापना की गई। और फिर जो है बेंगलोर उच्च न्यायालय की स्थापना बेंगलुरु में 1884 में अनुमानित मानी जाती है, और भारत के 5 सबसे पुराने उच्च न्यायालय ये माने जाते हैं। ठीक है। आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2014 जो है उसके अनुसार फिर 1 जनवरी 2019 को आंध्र प्रदेश में उच्च न्यायालय जो है तेलंगाना उच्च न्यायालय से एक नवीन उच्च न्यायालय बनाया गया। ठीक है। भारत में 25 उच्च न्यायालय हैं, और जिनकी स्थापनाएं और नाम और अधिनियम इनके अंतर्गत दिए गए हैं। इसमें 25 में से 3 जो है कॉमन न्यायालय भी हैं। देखिए मैं आपको बता देता हूँ। देखिए 25वां न्यायालय है उत्तराखंड उच्च न्यायालय, जो 2000 में बना, सबसे नवीनतम न्यायालय जो बना है वो उत्तराखंड उच्च न्यायालय है, और ये केवल एक उत्तराखंड के लिए ही बना है, और इसके जो चीफ जस्टिस बदलते रहते हैं, इसकी कोई पुख्ता जानकारी अभी मैं नहीं बताऊंगा। उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम जब बनाया गया तो उसमें 2000 में उत्तराखंड को उत्तर प्रदेश अलग किया गया, और उसी समय फिर इनके लिए जो है एक उत्तराखंड के लिए अलग न्यायालय बनाया गया। इसी तरह से दिल्ली उच्च न्यायालय जो है वो 1966 में बना था। सबसे नवीनतम एक 2000 में बना उच्च न्यायालय ये है। ठीक है। उत्तराखंड उच्च न्यायालय, और फिर 1966 का उच्च न्यायालय दिल्ली है, और इसमें दिल्ली एक ही आती है, और त्रिपुरा उच्च न्यायालय जो उसमें त्रिपुरा एक ही आता है। तेलंगाना उच्च न्यायालय 2019 में बना, और उसमें फिर तेलंगाना एक ही आता है। अब देखिए यहाँ थोड़ा क्रम मेरे को लगता है चेंज वेंज हो गए, क्या मामला क्या है, एक सेकंड में समझ नहीं पा रहा हूँ। आप ठीक है, क्रम आए वापस। देखिए सबसे पहले हम लाइन से ही देखेंगे। सबसे पहला उच्च न्यायालय हम इलाहाबाद से शुरू करते हैं। इलाहाबाद यानी प्रयागराज का उच्च न्यायालय 1866 में बना। 1866 में स्थापना होती है। केवल ये एक उत्तर प्रदेश के लिए ही बना हुआ है। फिर आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय आंध्र प्रदेश के लिए बना 2019। आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2014 के तहत 1 जनवरी 2019 से आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय बनाया गया अलग से। ठीक है। बम्बई उच्च न्यायालय 1862 से है। ठीक है। इसमें ये बम्बई के अंतर्गत गोवा, दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव इसमें आते ही हैं, और मुंबई न्यायालय उसमें महाराष्ट्र खुद भी आता है। क्षेत्राधिकार की बात करेंगे तो ये उच्च न्यायालय बम्बई उच्च न्यायालय जो है ऐसा उच्च न्यायालय जो राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ में है। ठीक है। गोवा इसमें एक तो साथ में आता है, गोवा राज्य, और दादरा नगर हवेली दमन दीव है, और महाराष्ट्र भी है। तो पहला एक उच्च न्यायालय जो तीनों के लिए मतलब एक कॉमन उच्च न्यायालय की बात करें हाई कोर्ट की, तो ये बम्बई हाई कोर्ट है। 1862 में स्थापित है, बहुत पुराना उच्च न्यायालय है, और अधिनियम 1861 के अधिनियम अंतर्गत इसको बनाया गया था। इसी तरह से कलकत्ता उच्च न्यायालय जो है 1862 में ये भी बना, और कलकत्ता का जो उच्च न्यायालय वो भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 के अंतर्गत बनाया गया, जिस अधिनियम के अंतर्गत बम्बई और कलकत्ता दोनों में बने थे। तो मुंबई और कोलकाता में एक साथ 1861 भारत उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 के अंतर्गत बनाए गए, और मुंबई और कोलकाता दोनों ही ऐसे न्यायालय हैं जो कॉमन न्यायालयों की श्रेणी में गिने जाते हैं। 3 ही ऐसे हैं, उसमें से 2 तो ये आगे हैं। बम्बई उच्च न्यायालय में गोवा, महाराष्ट्र तो 2 राज्य आते जाते हैं। दादरा है, और नगर हवेली है, और दमन है, और दीव है। ये 4 केंद्र शासित प्रदेशों का एक संगठित जो ग्रुप बना हुआ है 4 क्षेत्रों का, उसको एक केंद्र शासित प्रदेश मानते हैं अभी। उन सभी के लिए ये हो गया। छत्तीसगढ़ के लिए 2000 में बना, छत्तीसगढ़ एक ही आता उसमें। ठीक है। और दिल्ली उच्च न्यायालय दिल्ली एक के लिए है। अब देखिए भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत गुवाहाटी उच्च न्यायालय जो बनाया गया था, उसमें एक तो अरुणाचल प्रदेश आता है, एक असम आता है, एक मिजोरम आता है, एक नागालैंड आता है। तो अरुणाचल प्रदेश, असम, मिजोरम और नागालैंड ये जो हैं गुवाहाटी उच्च न्यायालय के अंतर्गत आते हैं। गुजरात में 1960 में गुजरात एक के लिए बना, हिमाचल प्रदेश एक के लिए, जम्मू कश्मीर और लद्दाख और उच्च न्यायालय उन दोनों के लिए भी कॉमन उच्च न्यायालय हैं। तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख जो है 2 केंद्र शासित प्रदेशों को इसमें शामिल किया गया है। झारखंड उच्च न्यायालय जो है 2000 में
BR 15 अधिनियम के अंतर्गत झारखंड को अलग किया था, उस समय झारखंड उच्च न्यायालय बना। और कर्नाटक उच्च न्यायालय कर्नाटक के लिए है। केरल उच्च न्यायालय में लक्षद्वीप को सम्मिलित किया जाता है। MP के लिए हैं। और मद्रास उच्च न्यायालय तमिलनाडु और पुडुचेरी मद्रास उच्च न्यायालय के अंतर्गत आ जाता है। ठीक है। मणिपुर में मणिपुर एक ही है। मेघालय में मेघालय एक ही है। उड़ीसा में उड़ीसा एक ही है। पटना जो न्यायालय है उसमें BR एक ही आता है। लेकिन पंजाब हरियाणा और उच्च न्यायालय की बात करें तो उसमें चंडीगढ़ हरियाणा और पंजाब इन तीनों के लिए एक ही न्यायालय है। पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय कहते हैं इसको। ये 1947 में स्थापित हुआ था। राजस्थान में जोधपुर में इसकी जगह है और एक ही उच्च न्यायालय है। सिक्किम में राजधानी गंगटोक में इसका है न्यायालय सिक्किम के लिए। 1975 में स्थापित हुआ। तेलंगाना के लिए जो है हैदराबाद में है और त्रिपुरा के लिए अगरतला में है। उत्तराखंड में नैनीताल में इसकी न्यायालय की स्थापना हो चुकी है। तो मैं एक बार फिर से बताऊंगा, ध्यान दीजिएगा। उत्तर प्रदेश में प्रयागराज में उच्च न्यायालय की जिसको इलाहाबाद उच्च न्यायालय कहते हैं। ठीक है, प्रयागराज में है यूपी में। आंध्र प्रदेश में अमरावती में उच्च न्यायालय है। बम्बई में मुंबई जगह जो है वहाँ पर ये उच्च न्यायालय और ये पहला है। गोवा, महाराष्ट्र और जो एक केंद्र शासित प्रदेश है दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव, इन चारों के लिए अलग अलग नाम जिसमें और अलग अलग जोड़े गए। तो बम्बई उच्च न्यायालय बम्बई मुंबई में है। कलकत्ता उच्च न्यायालय कोलकाता में है। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय जो है बिलासपुर में है। नई दिल्ली में है। गुवाहाटी में है। गुजरात उच्च न्यायालय अहमदाबाद में है। हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय शिमला में है। जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय श्रीनगर या जम्मू में है। और झारखंड उच्च न्यायालय रांची में है। कर्नाटक उच्च न्यायालय बेंगलोर में है। केरल उच्च न्यायालय कोच्चि में है। केरल कोच्चि में, ठीक है। केरल की राजधानी थिरुवनंतपुरम है लेकिन इसकी न्यायालय कोच्चि में है। और केरल के अंदर लक्षद्वीप भी सम्मिलित है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है। MP में जो न्यायालय है वो राजधानी भोपाल में नहीं है, वो है जबलपुर में। ठीक है। मद्रास उच्च न्यायालय चेन्नई में है। मणिपुर उच्च न्यायालय इम्फाल राजधानी में ही है। मेघालय शिलांग राजधानी में ही है। उड़ीसा में जो है वो उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है, वहाँ नहीं है, कटक में है उड़ीसा न्यायालय। ठीक है। पटना में हो जाएगा बिहार का। और पंजाब में चंडीगढ़ में ही है जगह, इनकी राजधानी भी वही है और न्यायालय भी है। राजस्थान की राजधानी जयपुर है लेकिन न्यायालय जो है उच्च न्यायालय हाई कोर्ट सॉरी तो वो जोधपुर में आ जाएगा। सिक्किम में राजधानी में ही है। तेलंगाना राजधानी में ही है। और त्रिपुरा में भी राजधानी में ही है। उत्तराखंड में नैनीताल में है। ठीक है। तो ये है हमारे न्यायालयों की स्थिति। और अब देखिए संविधान के भाग छठे में, जैसे मैंने पहले बताया, भाग छठा शुरू होता है 152 साधारण वाला चैप्टर। 153 से 167 जो है कार्यपालिका। 168 से 212 तक जो है हो जाती है भाई विधान परिमंडल और विधानमंडल का हमने पढ़ लिया। 213 में राष्ट्रपति राज्यपाल की विधायी शक्तियाँ स्टेट में। और इसके बाद 214 से लेकर के 231 233 तक होना चाहिए। मुझे समझ नहीं आ रहा 31 तक क्यों लिखा गया, इसका मैं अर्थ समझूंगा। कौन सा आर्टिकल है जिसमें हो सकता है इसमें वो उसी से रिलेटेड कुछ चीज़ें लिख दी हुई हो, अधीनस्थ न्यायालयों की चीज़ें शुरू हो जाती हो। 200 भाई 33 तक की जाती है। 200 शायद 34 से 37 तक, नहीं 33 से 37 तक है। 232 तक होता है या 31 तक होता है, मैं देख लेता हूँ। 214 से 231 तक उच्च न्यायालय के बारे में बताया गया है। संविधान के भाग छठे में है उच्च न्यायालयों के गठन, स्वतंत्रता, न्यायिक क्षेत्र, शक्तियाँ और प्रक्रिया आदि के बारे में विस्तार से यहाँ पर बताया गया है। अब संरचना और उसकी नियुक्ति के लेकर के बता देता हूँ। देखिए, प्रत्येक उच्च न्यायालय चाहे वह अनन्य हो या साझा हो, अनन्य का मतलब दूसरे के लिए नहीं हो, खुद के लिए ही हो, अनन्य। ठीक। अन्य के लिए अन नहीं हो, अनन्य हो या साझा, में एक मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश होते हैं जिन्हें आवश्यकता अनुसार समय समय पर राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं। इस तरह संविधान में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या के बारे में विशेष तौर से कुछ नहीं बताया गया है। इसे राष्ट्रपति के विवेक पर छोड़ दिया गया है। तद अनुसार राष्ट्रपति कार्य की आवश्यकता अनुसार समय समय पर इनकी संख्या निर्धारित करते हैं। न्यायाधीशों की नियुक्ति, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और भारत के मुख्य न्यायाधीश और संबंधित राज्यों के राज्यपाल से परामर्श बाद अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति क्षमा कीजिएगा, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की। मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा CJI भारत के मुख्य न्यायाधीश के और संबंधित राज्य के परामर्श के बाद की जाती हैं।
उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, जैसे बताया मैंने। और मुख्य न्यायाधीश जो होते हैं हाई कोर्ट के, उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति किन किन की सिफारिश पर करता है? एक तो सीजेआई और एक संबंधित राज्य के राज्यपाल से परामर्श के बाद की जाती है। संबंधित राज्य के राज्यपाल। अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति में संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से भी परामर्श किया जाता है। अन्य न्यायाधीश मतलब जैसे हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की नियुक्ति हो गई। बाकी के जो जजेज होते हैं उनकी नियुक्ति सीजेआई, राज्यपाल और संबंधित राज्य के जो सीजेआई भाई मतलब सीजे यानी चीफ जस्टिस बना दिए हैं, उनकी भी वहाँ पर सलाह ली जाती है अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति में। ठीक है। 2 या 2 से अधिक राज्यों में 7 उच्च न्यायालय में भी नियुक्ति में राष्ट्रपति संबंधित राज्यों के राज्यपालों से परामर्श करता है। न्यायाधीश मामले 1993 में सुप्रीम कोर्ट ने व्यवस्था दी कि तब तक उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश की नियुक्ति नहीं की जा सकती जब तक वह राय के अनुरूप न हो। 1993 में दूसरा जो न्यायाधीश मामला था उसमें ऐसा किया गया। 1993 की बात है। और पिछले वाले अध्यायों में भी हमने पढ़ा था 1993 में दूसरा न्यायाधीश मामला है। तो इस तरह की चीज़ें। द्वितीय न्यायाधीश मामला 1993 का है और तीसरा न्यायाधीश मामला 1998 का है। ठीक है। तो उसमें जो उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने क्या अलग अलग बातें कही, मैं आपको सुना देता हूँ, ध्यान दीजिएगा। अब देखिए, पहला न्यायाधीश मामला तो हुआ था 1982 में, दूसरा 11 साल बाद 1993 में और फिर 1998 में। तो ये 3 न्यायाधीश के अलग अलग मामले हैं। 1993 जो दूसरा न्यायाधीश मामला था उसमें उच्चतम न्यायालय वकील बनाम संघ भारत संघ उच्चतम न्यायालय वकील बनाम भारत संघ क्षमा कीजिएगा, उच्चतम न्यायालय वकील बनाम भारत संघ, उच्चतम न्यायालय वकील बनाम भारत संघ 1993 के बाद में या 1993 में राज्यों ममित्री, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा। इसमें 2013 में उच्च न्यायालयों की स्थापना से उच्च न्यायालयों की संख्या 21 से 24 हो गई थी। ठीक है। और 1998 को तीसरा मामला है, उसमें राष्ट्रपति के द्वारा पुनर्संदर्भित से संबंधित है। और इसमें राष्ट्रपति ने 1993 के मामले में वर्णित भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया के संबंध में कुछ संदेहों पर उच्च न्यायालय से अनुच्छेद 143 के तहत उसका विचार मांगा। अनुच्छेद 143 के तहत जो है उनसे विचार मांगा, उच्चतम न्यायालय से उसका विचार मांगा राष्ट्रपति ने। ठीक है। कब मांगा? अनुच्छेद 143 के अंतर्गत राष्ट्रपति जाकर के सुप्रीम कोर्ट से विचार मांग सकता है। 1998 में ये घटना हुई। और 1993 के मामले में वर्णित जो भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा अपनाई जाने वाली परामर्श प्रक्रिया के संबंध में कुछ संदेहों पर उच्चतम न्यायालय से अनुच्छेद 143 के तहत विचार मांगा। और ये घटना जो है द्वितीय न्यायाधीश मामला 1993 में उच्चतम न्यायालय ने व्यवस्था दी कि तब तक उच्च न्यायालय में किसी न्यायाधीश की नियुक्ति नहीं की जा सकती जब तक वह राय के अनुरूप न हो। तीसरे न्यायाधीश मामले में 1998 में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति पर उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हाईकोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति जो है हाईकोर्ट जज की नियुक्ति पर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस जो होंगे उनको 2 वरीयतम यानी वरिष्ठतम न्यायाधीशों से परामर्श करना चाहिए। ठीक है। इस प्रकार अकेले भारत के मुख्य न्यायाधीश की राय से परामर्श प्रक्रिया पूर्ण नहीं होगी। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति पर उच्च न्यायालय हाईकोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति पर सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को 2 वरिष्ठतम न्यायाधीशों से परामर्श करना चाहिए। इस प्रकार अकेले भारत के मुख्य न्यायाधीश की राय से परामर्श प्रक्रिया पूर्ण नहीं होगी, ऐसा कहा गया। फिर 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2014 में किया गया। 99वां 2014 राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग 2014 द्वारा सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कार्यरत कॉलेजियम प्रणाली सिस्टम के स्थान पर एक नए
भाई राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग NJAC से प्रतिस्थापित किया गया। हालांकि 2015 में सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ने इस संशोधन को और NJAC दोनों को असंवैधानिक करार दिया। फिर से कॉलेजियम लागू हो गया इसकी वजह से। ये निर्णय सुप्रीम कोर्ट ने 4th जजेज केस 2015 में दिया। कोर्ट ने राय व्यक्त की कि नई व्यवस्था यानी कि NJAC न्यायपालिका की स्वतंत्रता को प्रभावित करेगी। अब हम योग्यताएं और अर्हताएं देख लेते हैं हाई कोर्ट के मामले में। न्यायाधीशों की योग्यताएं क्या होनी चाहिए? वह भारत का नागरिक होना चाहिए, उसे 10 साल का अनुभव होना चाहिए न्यायिक कार्यों में, या यूँ कह सकते हैं कि न्यायिक कार्यों में 10 साल का अनुभव हो, या वो उच्च न्यायालय में लगातार 10 वर्ष तक अधिवक्ता रह चुका हो तो न्यायाधीश उसको बनाया जा सकता है। न्याय अधिवक्ता मतलब वकील, ठीक है। इसके अलावा उपयुक्त से स्पष्ट है कि संविधान में हाई कोर्ट के न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए कोई न्यूनतम आयु सीमा निर्धारित नहीं गई, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट में भी है। इसके अतिरिक्त संविधान में उच्चतम न्यायालय के विपरीत प्रख्यात न्यायविदों को उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त करने का कोई प्रावधान नहीं है। मतलब जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट में किया जाता है कि भाई जो अच्छा न्यायाधीश है उसको चीफ जस्टिस बना देंगे, ऐसा प्रावधान हाई कोर्ट के मामले में नहीं है। यहाँ पर यही बात कही गई है। शपथ या प्रतिज्ञा की बात करें, ठीक, तो जिस व्यक्ति को उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया जाता है, पद संभालने से पूर्व उस राज्य के राज्यपाल इस कार्य के लिए नियुक्त किसी व्यक्ति के सामने शपथ निम्नलिखित प्रतिज्ञान करता है। राज्यपाल या राज्यपाल द्वारा तय किया गया कोई व्यक्ति, ठीक है, अपनी शपथ में उच्चतम न्यायालय की न्यायाधीश शपथ लेता है कि मैं भारत के संविधान के प्रति सच्ची निष्ठा से पालन करूंगा, प्रभुता, संप्रभुता और अखंडता को अक्षुण्ण रखूंगा, सम्यक प्रकार और श्रद्धा पूर्वक तथा अपनी पूरी योग्यता, ज्ञान और विवेक से अपने पद के कर्तव्यों का भय या पक्षपात या अनुराग या द्वेष के बिना पालन करूंगा। इसके अलावा संविधान और विधि की मर्यादा को बनाए रखूंगा, ऐसी वो शपथ लेता है। वेतन एवं भत्ते की बात करें तो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश का वेतन, भत्ते, सुविधाएं, अवकाश और पेंशन समय समय पर संसद द्वारा निर्धारित की जाती हैं। उनकी नियुक्ति के बाद सिवाय वित्तीय आपातकाल के उनमें कोई कटौती नहीं की जा सकती। 2018 में मुख्य न्यायाधीश का वेतन जो है मुख्य न्यायाधीश जो है उनका वेतन जो है 90,000 से बढ़ा करके 2.5 लाख कर दिया गया, और अन्य न्यायाधीशों का 80,000 से बढ़ा करके 2,28,000 रुपये प्रतिमाह कर दिया गया। ये हाई कोर्ट के मामले में है। सुप्रीम कोर्ट के मामले में ये जो वेतन भत्ते हैं वहाँ पर हमने बात ऑलरेडी की हुई हैं। 2018 में मुख्य न्यायाधीश का वेतन जो है 90,000 से बढ़ाकर 2.5 लाख रुपये प्रतिमाह कर दिया गया। अन्य न्यायाधीशों का 80,000 से बढ़ा करके 2,28,000 रुपये प्रतिमाह कर दिया गया। उन्हें सत्कार भत्ता और निःशुल्क आवास और अन्य सुविधाएं, चिकित्सा कार्ड, टेलीफोन आदि सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों द्वारा उनके आहरित अंतिम माह के वेतन का 50% पेंशन पाने के हकदार है। कार्यकाल और निष्कासन और स्थानांतरण। न्यायाधीशों का कार्यकाल। संविधान में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल निर्धारित किया गया नहीं है, तथापि इस संबंध में 4 प्रावधान किए गए हैं। पहला, 62 वर्ष की आयु तक पद पर रहता है, ठीक है। उसकी आयु के संबंध में किसी भी प्रश्न का निर्णय राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करता है। इस संबंध में राष्ट्रपति का निर्णय अंतिम निर्णय होता है। इसके अलावा राष्ट्रपति के त्याग पत्र भेज सकता है मुख्य न्यायाधीश। इसके अलावा संसद की सिफारिश से राष्ट्रपति उससे हटा सकता है। इसके अलावा नियुक्ति उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में हो जाने पर उसका किसी दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानांतरण हो जाने पर वह पद छोड़ देता है। न्यायाधीशों को हटाना। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को राष्ट्रपति के आदेश से पद से हटाया जा सकता है। राष्ट्रपति न्यायाधीश को हटाने का आदेश संसद द्वारा उसी सत्र में पारित प्रस्ताव के आधार पर जारी कर सकता है। प्रस्ताव को विशेष बहुमत के साथ संसद के प्रत्येक सदन का समर्थन, इस प्रस्ताव को सदन के कुल सदस्यों के बहुमत का समर्थन
और उस सदन में मौजूद और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 का समर्थन मिलना, यानी विशेष बहुमत की बात यहाँ पर की गई है, मिलना आवश्यक है। हटाने के दो आधार सिद्ध कदाचार और अक्षमता। कदाचार किया हो उसने कुछ और अक्षमता उसकी हो तो उसे हटाया जा सकता है। इस तरह उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की तरह ही उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उसी प्रक्रिया और आधारों के आधार पर हटाया जा सकता है। न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 में हाईकोर्ट के न्यायाधीश को महाभियोग प्रक्रिया के द्वारा हटाने के निम्नलिखित नियम हैं। न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 में उच्चतम न्यायालय के उच्च न्यायालय हाईकोर्ट न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 में हाईकोर्ट के न्यायाधीश को महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा हटाने के निम्नलिखित नियम है। ये महाभियोग प्रक्रिया है। पहला, 100 सदस्यों जो लोकसभा के अथवा 50 सदस्यों राज्यसभा के हस्ताक्षरित हटाने का प्रस्ताव अध्यक्ष सभापति को सौंपना होगा। दूसरा, अध्यक्ष सभापति प्रस्ताव को स्वीकृत या अस्वीकृत कर सकता है। तीसरा, यदि प्रस्ताव स्वीकृत हो जाता है तो अध्यक्ष सभापति आरोपों की जांच के लिए 3 सदस्यीय समिति गठित करेगा। समिति में उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश सीजीए और सीजीआई के अलावा कोई अन्य न्यायाधीश या सीजीआई या अन्य न्यायाधीश, इसके अलावा हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और एक प्रख्यात न्यायविद होने चाहिए। यदि समिति ये पाती है कि न्यायाधीश कदाचार का जो है दोषी है या अयोग्य है तो सदन प्रस्ताव पर विचार कर सकता है। संसद के दोनों सदनों द्वारा विशेष बहुमत से प्रस्ताव पास होने के बाद न्यायाधीश को हटाने के लिए राष्ट्रपति के पास जाता है और अंततः न्यायाधीश को हटाने के लिए राष्ट्रपति आदेश पारित कर देते हैं। उपर्युक्त से स्पष्ट है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग की प्रक्रिया उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की प्रक्रिया के समान ही है। तो दोनों पर ही महाभियोग प्रक्रिया होती है। मुख्य न्यायाधीश की प्रक्रिया हाईकोर्ट के न्यायाधीश पर महाभियोग की प्रक्रिया उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के समान ही है। ये रोचक है कि अब तक उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश पर महाभियोग नहीं लगाया गया है। अब हम बात करते हैं न्यायाधीशों का स्थानांतरण। भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के बाद राष्ट्रपति एक न्यायाधीश का स्थानांतरण एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में कर सकता है। स्थानांतरण पर यह वेतन के अतिरिक्त ऐसे प्रतिपूरक भत्तों का हकदार है जो संसद द्वारा निर्धारित किए जाए। 1977 में सुप्रीम कोर्ट ने व्यवस्था दी कि जजेज का स्थानांतरण केवल अपवाद स्वरूप और लोक कल्याण को ध्यान में रखकर ही किया जाए, न कि दंड के रूप में। दोबारा 1994 में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि न्यायाधीशों के स्थानांतरण में मनमानी रोकने के लिए न्यायिक समीक्षा जरूरी है, लेकिन वही न्यायाधीश इस मामले को चुनौती दे सकता है जिसे स्थानांतरित किया गया हो। ठीक है, बाकी स्थानांतरित किया गया हो वो ही मतलब सिफारिश कर सकता है, चुनौती दे सकता है इस प्रक्रिया को। 1994 में ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा। 1977 में तो कहा था कि दंड के स्वरूप में स्थानांतरण न किया जाए। इसके अलावा तीसरा न्यायाधीश मामला 1998 हुआ। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने राय दी कि हाई कोर्ट के जो जज है उसके स्थानांतरण मामले में भारत के जो सीजीआई है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, उसको सुप्रीम कोर्ट पर 4 वरिष्ठतम व्यक्ति की मंजूरी के बाद ही कर सकता है। ऐसे न्यायाधीश राष्ट्रपति द्वारा तय भत्तों का अधिकारी होता है। उसे उस सदन के सभी न्यायिक क्षेत्र, शक्तियां, सुविधाएं और विशेष अधिकार प्राप्त होते हैं, लेकिन अन्यथा वो उस उच्च न्यायालय का न्यायाधीश माना जाएगा। ठीक, उच्च न्यायालय का न्यायाधीश माना जाएगा। ऐसे न्यायाधीश राष्ट्रपति द्वारा प्राप्त भत्तों का अधिकारी होता है। उसे उच्च न्यायालय के सभी न्यायिक क्षेत्र, शक्तियां, सुविधाएं, विशेष अधिकार प्राप्त होते हैं, लेकिन अन्यथा वह उस उच्च न्यायालय का न्यायाधीश माना जाएगा। उच्च न्यायालय की स्वतंत्रता। उच्च न्यायालय को कार्य सौंपे गए कार्यों के प्रभावी निष्पादन हेतु उच्च न्यायालय की स्वतंत्रता अत्यंत आवश्यक है। इसे कार्यपालिका मंत्रिपरिषद के अतिक्रमण, दबाव, हस्तक्षेप से मुक्त होना चाहिए। उसे बिना डर या पक्षपात के न्याय करने की छूट होनी चाहिए।
संविधान में उच्च न्यायालय के निष्पक्ष और स्वतंत्र रूप से कार्य करने के लिए निम्नलिखित प्रावधान किए गए। पहला, नियुक्ति की विधि। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा यानी कैबिनेट स्वयं न्यायपालिका के सदस्य अर्थात भारत के मुख्य न्यायाधीश और उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से की जाती हैं। ठीक है। ये उपबंध कार्यपालिका के पूर्णतः विवेकाधीन में कमी करने और सुनिश्चित करने के लिए किया गया है कि न्यायिक नियुक्तियों में राजनीतिक और व्यवहारिक पक्षपात न हो। कार्यकाल की सुरक्षा। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को कार्यकाल की सुरक्षा प्रदान की जाती है। उनको संविधान में उल्लिखित विधि और आधारों पर सिर्फ राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है। इसका तात्पर्य है कि केवल वे राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पर नहीं रहते, यद्यपि उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। प्रसाद पर्यंत नहीं रहते हैं, राष्ट्रपति नियुक्ति करते हैं केवल। और इस तथ्य से स्पष्ट है कि अब तक किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया यानी महाभियोग नहीं लगाया गया है हाईकोर्ट पर। हाईकोर्ट के न्यायाधीश बस नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, उस पर उसके प्रसाद पर्यंत ये नहीं टिके होते हैं। निश्चित सेवा शर्तें भी स्वतंत्रता के एक द्योतक हैं। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन, भत्ते, विशेषाधिकार, अवकाश और पेंशन का निर्माण समय समय पर संसद द्वारा किया जाता है, लेकिन उनकी नियुक्ति के बाद सेवा या वित्तीय आपातकाल में इनमें कमी नहीं की जा सकती। इस तरह कोई हाईकोर्ट के जो जज है उनकी सेवा शर्तें उनके कार्यकाल तक यथावत रहती हैं। इसके अलावा संचित निधि पर भारित व्यय जो होता है वो भी एक न्यायालय की स्वतंत्रता का द्योतक है। न्यायाधीश एवं स्टाफ के वेतन, भत्ते, पेंशन, उच्च न्यायालय का प्रशासनिक खर्चा संबंधित राज्य की संचित निधि पर भारित होते हैं। क्या क्या? एक तो न्यायाधीश, स्टाफ के खर्चे, वेतन, भत्ते, पेंशन, सब चीज़ें संचित निधि। इस तरह राज्य विधानमंडल में इस पर कोई मतदान नहीं हो सकता। ध्यान देने की बात है कि हाईकोर्ट के जो जज हैं उनकी पेंशन भारत की संचित निधि से दी जाती है, न कि राज्य की संचित निधि से। हाईकोर्ट के जो जज हैं उनकी पेंशन जो है भारत के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की पेंशन भारत की संचित निधि से दी जाती है, न कि राज्य की संचित निधि से। यहाँ पर ये ध्यान देने की बात है। इसके अलावा न्यायाधीशों के कार्य पर चर्चा नहीं की जा सकती, ये भी एक स्वतंत्रता की द्योतक है। ध्यान दीजिएगा, संविधान एक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के आचरण पर संसद अथवा राज्य के विधानमंडल पर चर्चा पर प्रतिबंध लगाता है, सिवाय उस स्थिति में संसद में महाभियोग प्रस्ताव विचाराधीन हो, तब कर सकते हैं। इसके अलावा सेवानिवृत्ति के बाद वकालत पर प्रतिबंध है, यानी कि उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त स्थायी न्यायाधीश भारत में उच्चतम न्यायालय और अन्य न्यायालयों के अलावा किसी भी न्यायालय में तो अपराधिकारी के सामने बहस अथवा कार्य नहीं कर सकता। ये सुनिश्चित होना करता है कि भविष्य में किसी लाभ की आशा से वे पक्षपात न करें। इसके अलावा अपनी अवमानना के लिए दंड देने की शक्ति होती है, यानी कि उच्च न्यायालय किसी भी व्यक्ति को अपनी अवमानना के लिए दंड दे सकता है। इस प्रकार कोई भी कार्य और निर्णयों की आलोचना या विरोध नहीं कर सकता। ये शक्ति उच्च न्यायालय के प्राधिकार, गरिमा और सम्मान को बनाए रखने के लिए दी गई है। इसके अलावा कर्मचारियों की नियुक्ति की स्वतंत्रता है, यानी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश अपने अधिकारियों और कर्मचारियों की उच्च न्यायालय में बिना कार्यकारिणी के हस्तक्षेप की नियुक्ति कर सकता है, उनकी सेवा शर्तें भी वो तय कर सकता है। इसके अलावा न्यायिक क्षेत्र में कटौती नहीं की जा सकती, यानी न्यायिक क्षेत्र में कटौती नहीं की जा सकती। न्यायिक क्षेत्र में कटौती नहीं करने का मतलब ये है कि न्यायिक क्षेत्र में कटौती करने का मतलब ये है कि उच्च न्यायालय के संविधान में उल्लेखित न्यायिक क्षेत्र और न्यायिक शक्तियों को न तो संसद द्वारा कम किया जा सकता है और न संसद द्वारा और न ही राज्य विधानमंडल द्वारा कम किया जा सकता है, लेकिन अन्य मामलों में इसकी न्यायिक क्षेत्र और शक्ति को संसद द्वारा विधानमंडल द्वारा परिवर्तित किया जा सकता है। कार्यपालिका से पृथककरण भी एक न्यायपालिका की स्वतंत्रता का अच्छा द्योतक है। संविधान राज्यों को निर्देशित करता है कि लोक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्य के अलग रखने की कदम उठाया जाए। इसका अर्थ है कि कार्यपालिका प्राधिकारियों को न्यायिक शक्तियां नहीं रखनी चाहिए। इसके परिणाम स्वरूप क्रियान्वयन पर न्यायिक प्रशासन में कार्यपालिका प्राधिकारियों की भूमिका समाप्त हो गई है। उच्च न्यायालय का न्यायिक क्षेत्र और शक्तियों की बात हम करेंगे अभी। अब देखिए, उच्च न्यायालय की तरह ही उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट की तरह ही हाई कोर्ट को भी व्यापक और प्रभावी शक्तियां दी गई हैं। राज्य में अपील करने का सर्वोच्च न्यायालय होता है। ये राज्य में नागरिकों के मूल अधिकारों का रक्षक है।
इसके पास संविधान की व्याख्या करने का अधिकार है। इसके अलावा इसकी पर्यवेक्षक और सलाहकार की भूमिका होती है। यद्यपि संविधान में उच्च न्यायालय की शक्तियां और क्षेत्राधिकार के बारे में विस्तृत उपबंध नहीं किए गए हैं, इसे संविधान में त्वरित न्यायाधिकरण की तरह बताए गए हैं। इसमें केवल इतना कहा गया है कि उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार शक्तियां वही हैं जो संविधान के लागू होने के तुरंत पूर्व थी, लेकिन एक चीज़ और जोड़ी गई है, वह है राजस्व मामलों पर उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार, जो संविधान पूर्व काल में इसके पास नहीं था। ठीक है। इसके अलावा संविधान में उच्च न्यायालय को कुछ अतिरिक्त शक्तियां अन्य उपबंधों के जैसे न्यायाधीश, पर्यवेक्षण की शक्ति, परामर्श की शक्ति आदि भी दी गई। इसके अलावा संसद द्वारा राज्य विधानमंडल को उच्च न्यायालय की शक्तियों और न्यायिक शक्ति क्षेत्र में परिवर्तन करने की शक्ति दी गई है। संसद और राज्य विधानमंडल को ये दी गई है। वर्तमान में हाई कोर्ट को निम्नलिखित न्यायिक क्षेत्र और शक्तियाँ प्राप्त हैं। एक तो प्रारंभिक क्षेत्राधिकार में, ठीक है। इसके अलावा न्यायाधीश जो एक रेट होती है, न्यायाधीश क्षेत्राधिकार। इसके अलावा अपीलीय क्षेत्राधिकार, पर्यवेक्षकीय क्षेत्राधिकार, अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण, अभिलेख का न्यायालय और न्यायिक समीक्षा की शक्ति इसके पास है। उच्च न्यायालय में वर्तमान क्षेत्राधिकारों एवं शक्तियों पर संवैधानिक उपबंध, एकत्व, अभिलेख, संसद के अधिनियम, इसके अलावा राज्य विधानमंडल के अधिनियम, इसके अलावा भारतीय दंड संहिता 1860, आपराधिक प्रक्रिया संहिता 1973 और नागरिक प्रक्रिया संहिता 1908। नागरिक प्रक्रिया संहिता, दंड संहिता 1860, 1873 ये सारी हट चुकी है अब हम प्रारंभिक क्षेत्राधिकार की बात करते हैं। इसका अर्थ क्या है? सबसे पहले हम समझेंगे प्रारंभिक क्षेत्राधिकार को। इसका अर्थ है उच्च न्यायालय की विवादों की प्रथम खष्ट या सुनवाई सीधे न कि अपील के जरिए करने का अधिकार है। ये निम्नलिखित मामलों में विस्तारित हैं। मतलब ये है कि उच्च न्यायालय जो हैं विवादों की सीधी सुनवाई कर सकता है, अपील के जरिए नहीं, सीधी भी कर सकता है। ठीक है। कौन कौन से मामलों में अब प्रारंभिक क्षेत्राधिकार इसको मिला हुआ है? निम्नलिखित मामलों में विस्तारित हैं। पहला, अधिकारिता का मामला और न्यायालय की अवमानना का मामला सीधे हाईकोर्ट के अधीन आ सकता है, अधिकारिता का मामला हो तो। इसके अलावा संसद सदस्यों और राज्य विधानमंडल सदस्यों के निर्वाचन संबंधी विवाद, ठीक है। इसके अलावा राजस्व मामले या राजस्व संग्रहण के लिए बनाए गए किसी अधिनियम अथवा आदेश के संबंध में। इसके अलावा नागरिकों के मूल अधिकारों का प्रवर्तन। इसके अतिरिक्त संविधान की व्याख्या के संबंध में अधीनस्थ न्यायालय से स्थानांतरित मामलों में। इसके अलावा उच्च न्यायालय के मामलों में चार उच्च न्यायालयों जैसे कलकत्ता, बम्बई, मद्रास, दिल्ली उच्च न्यायालय के मूल नागरिक क्षेत्राधिकार। उच्च महल के मामलों में 4 के मूल अधिकारों के क्षेत्राधिकार में आते हैं, तो वो भी प्रारंभिक क्षेत्राधिकार में आते हैं। फिर से बता देता हूँ, इसका मतलब क्या है? उच्च न्यायालय में प्रारंभिक क्षेत्राधिकार का मतलब ये है कि विवादों की प्रथम खष्ट या सुनवाई सीधे न कि अपील के जरिए करने का अधिकार प्रारंभिक क्षेत्राधिकार कहलाता है। निम्नलिखित मामलों में होता है, अधिकारिता का मामला हो, न्यायालय की अवमानना का मामला हो तो वो हाई कोर्ट में सीधा मामला जाता है। इसके अलावा संसद सदस्यों और राज्य विधानमंडल के सदस्यों के निर्वाचन संबंधी विवाद हो। किसके विवाद? निर्वाचन संबंधी, संसद सदस्यों के या राज्य विधानमंडल सदस्यों के। तो इसके अलावा राजस्व मामले या राजस्व संग्रहण के लिए बनाए गए किसी अधिनियम अथवा आदेश के संबंध में, टैक्स कलेक्शन राइट में। इसके अलावा नागरिकों के मूल अधिकारों का प्रवर्तन जो है वो भी प्रारंभिक क्षेत्राधिकार में आता है। इसके अतिरिक्त संविधान की व्याख्या के संबंध में अधीनस्थ न्यायालय से स्थानांतरित मामलों में, अधीनस्थ न्यायालयों से स्थानांतरित मामले आते हैं संविधान की व्याख्या के मामले में, तो वहाँ पर भी हो सकता है। इसके अलावा उच्च न्यायालय के मामलों में 4 न्यायालय जो हैं कलकत्ता, बम्बई, मद्रास और दिल्ली, इनके मूल नागरिक क्षेत्राधिकार भी प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आते हैं। 1973 से पूर्व कलकत्ता, बम्बई, मद्रास उच्च न्यायालयों के पास मूल आपराधिक न्यायिक क्षेत्र थे। 1973 से पहले कलकत्ता, बम्बई, मद्रास उच्च न्यायालयों के पास मूल आपराधिक न्यायिक क्षेत्र थे। ठीक। इनका आपराधिक प्रक्रिया संहिता 1973 द्वारा पूरी तरह से निरसन हो गया। आपराधिक प्रक्रिया संहिता 1973 से के तहत कर दिया। 1973 से पहले जो कलकत्ता, बम्बई, मद्रास थे, इनके उच्च न्यायालयों के मूल आपराधिक न्यायिक क्षेत्र थे। अब दूसरे प्रकार का जो क्षेत्र होता है रिट क्षेत्राधिकार, दूसरा अधिकार। संविधान का अनुच्छेद 226 जो है, उच्च न्यायालय को नागरिकों के मूल अधिकारों के प्रवर्तन अन्य किसी उद्देश्य के लिए बंदी, प्रत्यक्षीकरण, परम आदेश, उत्प्रेषण,
प्रतिषेध और अधिकार परीक्षा। किसी अन्य उद्देश्य के लिए पद का अर्थ एक सामान्य कानूनी अधिकार का प्रवर्तन। यदि न्यायाधीश देने का कारण इसके क्षेत्राधिकार राज्य क्षेत्र की सीमाओं में है तो उच्च न्यायालय किसी भी व्यक्ति, प्राधिकरण या अन्य सरकार को अपने क्षेत्राधिकार के राज्य क्षेत्र की सीमाओं के अंदर बल्कि इसके बाहर भी ऐसा न्यायाधीश दे सकता है। उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार अनुच्छेद 226 के अंतर्गत, हाईकोर्ट का 226 के अंतर्गत अनन्य न होकर उच्चतम न्यायालय के क्षेत्राधिकार 32 के तहत समवर्ती हैं, 32 के अंतर्गत ही आता है। इसका तात्पर्य है कि जब किसी नागरिक के मूल अधिकार का हनन हो तो पीड़ित व्यक्ति का अधिकार है कि वह या तो उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय सीधे जा सकता है। यद्यपि उच्च न्यायालय का इस संबंध में न्यायिक क्षेत्र में उच्चतम न्यायालय से ज़्यादा विस्तारित है। ठीक है, मूल अधिकारों के मामले में ज़्यादा विस्तारित हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि उच्चतम न्यायालय सिर्फ मूल अधिकारों के प्रवर्तन संबंधी, यानी सुप्रीम कोर्ट जो है मूल अधिकारों के प्रवर्तन संबंधी आदेश दे सकता है, न कि किसी अन्य प्रयोजन के लिए। अर्थात इसका विस्तार ऐसे मामले में नहीं है जहाँ एक सामान्य कानून के उल्लंघन का आरोप लगाया गया हो। ठीक है, चंद्र कुमार मामला 1997 में सुप्रीम कोर्ट ने व्यवस्था दी कि हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के रिट न्यायाधिकार क्षेत्र संविधान के मूल ढांचे के अंग है। इसका तात्पर्य यह है कि संविधान के संशोधन के जरिए भी इसमें कुछ चीज़ें जोड़ी या घटाई नहीं जा सकती, मूल ढांचे के अंतर्गत आती हैं। तो ये जो रिट निकालने का जो मामला है क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है। रिट क्षेत्राधिकार जिसको हम कहते हैं, इसका नाम भी रिट क्षेत्राधिकार है। तो इसके अंतर्गत वो कौन कौन सी रिट निकाल सकता है? बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, उत्प्रेषण, प्रतिषेध और अधिकार परीक्षा। बात करते हैं अपीलीय क्षेत्राधिकार की। उच्च न्यायालय, हाईकोर्ट मूलतः एक अपीलीय न्यायालय है। यहाँ इसके राज्य के तहत अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश विरुद्ध अपील की सुनवाई होती है। यहाँ दोनों तरह के सिविल एवं आपराधिक मामले में बारे में अपील होती है। इस प्रकार के अपीलीय क्षेत्राधिकार में उच्च न्यायालय का न्यायिक क्षेत्र इसके मूल न्यायिक क्षेत्र से ज़्यादा विस्तृत है। दीवानी मामले में इस संबंध में उच्च न्यायालय का न्यायाधीश जो है निम्नानुसार है दीवानी मामलों में। ठीक है, आपराधिक मामलों में क्या कहते हैं? फौजदारी मामला होता है, दीवानी मामला सिविल मामला। तो जिला न्यायालयों, अतिरिक्त जिला न्यायालयों एवं अन्य अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश और निर्णयों को प्रथम अपील के लिए कानून और दोनों प्रकार के प्रश्नों के लिए सीधे उच्च न्यायालय में लाया जा सकता है यदि परिमाण निर्धारित सीमा से अधिक हैं। जिला न्यायालयों एवं अधीनस्थ न्यायालयों के आदेशों और निर्णयों के विरुद्ध दूसरी अपील जिसमें कानून का प्रश्न हो, तथ्यों का नहीं। यानी जिला न्यायालय और अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश और निर्णय के विरुद्ध दूसरी अपील जिसमें कानून का प्रश्न हो, तथ्यों का नहीं। इसके अलावा कलकत्ता, बम्बई और मद्रास उच्च न्यायालय में न्यायालयीय अपील का प्रावधान है। जब हाईकोर्ट का कोई एक न्यायाधीश मामले पर निर्णय देता है तो उच्च न्यायालय यानी हाईकोर्ट के मूल अपीलीय क्षेत्राधिकार के तहत तो ऐसे मामले में निर्णय उसी न्यायालय की खंडपीठ में हो सकता है। प्रशासनिक एवं अन्य अधिकरणों के निर्णयों के विरुद्ध अपील उच्च न्यायालय की खंडपीठ के सामने की जा सकती हैं। 1997 में सुप्रीम कोर्ट ने व्यवस्था दी कि ये अधिकरण उच्च न्यायालय के न्यायाधीश क्षेत्राधिकार के विषयाधीन हैं। परिणाम स्वरूप किसी पंचायत के फैसले के खिलाफ पीड़ित व्यक्ति बिना पहले उच्च न्यायालय गए सीधे उच्चतम न्यायालय में नहीं जा सकता है। आपराधिक मामले में क्या होता है? देखिए, उच्च न्यायालय का आपराधिक मामलों में अपीलीय क्षेत्राधिकार निम्नलिखित है। पहला, सत्र न्यायालय और अतिरिक्त सत्र न्यायालय के निर्णय के खिलाफ उच्च न्यायालय में तब अपील की जा सकती है जब किसी को 7 साल से अधिक सजा हुई हो। ठीक है, मतलब सत्र न्यायालय और अतिरिक्त सत्र न्यायालय के निर्णय के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील की जा सकती है जब किसी को 7 साल से अधिक सजा हुई है। ये भी ध्यान रखने योग्य बात है कि सत्र न्यायालय या अतिरिक्त सत्र न्यायालय द्वारा दी गई सजा या मौत आमतौर पर मृत्युदंड के रूप में माना जाने वाला, पर कोई कार्रवाई से पहले उच्च न्यायालय द्वारा इसकी पुष्टि की जानी चाहिए। मतलब सत्र न्यायालय या अतिरिक्त सत्र न्यायालय द्वारा कोई भी सजा या मौत या कोई भी जैसे मृत्यु दंड सुनाया जाता है वो पहले हाईकोर्ट के द्वारा पुष्टि की जानी अनिवार्य है।
चाहे सज़ा पाने वाले व्यक्ति ने कोई अपील की हो या नहीं की हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपराधिक प्रक्रिया संहिता 1973 में कुछ मामलों में उल्लिखित सहायक सत्र न्यायाधीश, नगर दंडाधिकारी या अन्य दंडाधिकारी न्यायिक के निर्णय के विरुद्ध उच्च न्यायालय में अपील की जा सकती हैं। आपराधिक प्रक्रिया संहिता 1973 में कुछ मामलों में उल्लिखित सहायक सत्र न्यायाधीश, नगर जो है दंडाधिकारी या अन्य दंडाधिकारी न्याय के निर्णय के विरुद्ध उच्च न्यायालय में अपील की जा सकती हैं। अब हम समझते हैं पर्यवेक्षीय क्षेत्राधिकार। पर्यवेक्षीय क्षेत्राधिकार क्या होते हैं? हाई कोर्ट को इस बात का अधिकार है कि वह अपने क्षेत्राधिकार के क्षेत्र के सभी न्यायालयों व सहायक न्यायालयों के क्रियाकलापों पर नज़र रख सकता है। पर्यवेक्षक का मतलब ये हुआ, सिवाय सैन्य और न्यायालय और अधिकरणों के। इस प्रकार क्या क्या वो कर सकता है? देखिए, मामले वहाँ से वो स्वयं के पास मंगवा सकता है, ठीक है। इसके अलावा सामान्य नियम तैयार कर जारी कर सकता है। इसके अलावा उनके प्रयोग और कार्यवाही को नियमित करने के लिए प्रपत्र निर्धारित कर सकता है। इसके अलावा उनके द्वारा रखे जाने वाले लेखा सूची आदि के लिए प्रपत्र निर्धारित कर सकता है। इसके अलावा शेरिफ, क्लर्क, अधिकारी और वकीलों के शुल्क आदि निश्चित कर सकता है। इसके अलावा वेक्षण के मामले में उच्च न्यायालय की शक्तियाँ बहुत व्यापक हैं। क्यों? यह सभी न्यायालयों और सहायकों पर विस्तारित होता है, चाहे वे उच्च न्यायालय के अपील क्षेत्राधिकार में हो या नहीं हो, ठीक है। इसके अलावा दूसरा, इसमें केवल प्रशासनिक पर्यवेक्षण बल्कि न्यायिक पर्यवेक्षण भी शामिल हैं, न केवल, ठीक है, प्रशासनिक न्यायिक भी। इसके अलावा पुनर्व्याख्यायित न्यायिक क्षेत्र हैं। इसके अलावा स्वतः संज्ञान ले सकता है और किसी पक्ष द्वारा प्रार्थना पत्र आवश्यक नहीं है इसके लिए। देखिए, यहाँ एक शब्द आया पर्यवेक्षीय क्षेत्राधिकार। पर्यवेक्षण का अर्थ क्या है वो समझना चाहिए आपको। हाईकोर्ट को इस बात का अधिकार है कि वह अपने क्षेत्राधिकार के क्षेत्र के सभी न्यायालयों, सहायक न्यायालयों के क्रियाकलापों पर नज़र रखे। सैन्य न्यायालयों और उनके अभिकरणों को छोड़ दें तो, ठीक है। और वह इस प्रकार से हैं कि वह वहाँ से मामले वहाँ से स्वयं के पास मंगवा सकता है, ये अधिकार हैं। इसके अलावा सामान्य नियम और नियम तैयार कर जारी कर सकता है। उनके प्रयोग, उनकी कार्यवाही को नियमित करने के लिए प्रपत्र निर्धारित कर सकता है। इसके अलावा उनके द्वारा रखे जाने वाले लेखा सूची आदि के लिए प्रपत्र निर्धारित कर सकता है। इसके अलावा शेरिफ, क्लर्क, अधिकारी और वकीलों के शुल्क आदि सुनिश्चित करता है। पर्यवेक्षण के मामले में उच्च न्यायालय की शक्तियाँ बहुत व्यापक हैं, क्योंकि ये सभी न्यायालयों और सहायक पर विस्तारित होता है, चाहे वे उच्च न्यायालय के अपील के क्षेत्राधिकार में हो या नहीं हो। इसके अलावा इसमें न केवल प्रशासनिक पर्यवेक्षण बल्कि न्यायिक पर्यवेक्षण भी शामिल हैं। इसके अलावा यह पुनर्व्याख्यापित न्यायिक क्षेत्र हैं और स्वयं संज्ञान ले सकता है। किसी पक्ष द्वारा प्रार्थना पत्र आवश्यक नहीं है। तथापि ये शक्ति उच्च न्यायालय को अधीनस्थ न्यायालयों और अधिक्रमणों के ऊपर असीमित अधिकार नहीं देती। यह एक असाधारण शक्ति है, इसलिए इसका प्रयोग केवल कभी कभार और आवश्यक मामलों में ही किया जाना चाहिए। सामान्यतः यह क्षेत्राधिकार का अतिक्रमण, नैसर्गिक न्याय का घोर उल्लंघन, विधि की त्रुटि, इसके अलावा उच्चतर न्यायालयों की विधि के प्रति असम्मान, इसके अलावा अनुचित निष्कर्ष और प्रकट अन्याय तक सीमित होती हैं। मतलब प्रकट अन्याय को अगर मान लो है तो वहाँ पर ये लग जाएगी। अब हम बात करते हैं अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण। हाईकोर्ट का अधीनस्थ न्यायालयों पर एक उच्च न्यायालय के अपीलीय न्यायिक क्षेत्राधिकार तो है ही है, पर्यवेक्षणीय क्षेत्राधिकार भी हैं। इनका ऊपर उल्लेख हमने कर दिया है। इसके अलावा प्रशासनिक नियंत्रण और अन्य शक्तियाँ भी रहती हैं। इनमें प्रशासनिक नियंत्रण और अन्य शक्तियाँ कैसे हैं? जैसे पहली, जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति हैं, तैनाती हैं और उनकी पदोन्नति हैं एवं व्यक्ति की राज्य न्यायिक सेवा जिला न्यायालयों से अलग में नियुक्ति राज्यपाल से परामर्श लेता है और करता है, ठीक है। जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति, तैनाती और पदोन्नति एवं व्यक्ति की राज्य न्यायिक सेवा में नियुक्ति में राज्यपाल से परामर्श लेता है। राज्य न्यायिक सेवा का मतलब है जिला न्यायाधीशों से अलग जो हैं।
इसके अलावा ये राज्य की न्यायिक सेवा, जिला न्यायाधीशों के अलावा जो है की तैनाती, स्थानांतरण, इसके अलावा सदस्यों के अनुशासन, अवकाश, स्वीकृति, पदोन्नति आदि मामलों को भी देखता है। इसके अलावा यह अधीनस्थ न्यायालय में लंबित किसी मामले को वापस ले सकता है यदि उसमें महत्वपूर्ण कानूनी प्रश्न शामिल हो और संविधान की व्याख्या की आवश्यकता हो। यह या तो इस मामले को निपटा सकता है या अपने निर्णय के साथ मामले के संबंधित न्यायालय को लौटा सकता है। जैसे उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित कानून को मानने के लिए भारत के सभी न्यायालय बाध्य होते हैं, उसी प्रकार उसमें कानून को भी इसके कानून को भी उन सभी न्यायालय, अधीनस्थ न्यायालयों को मानने के लिए बाध्यता होती है जो उनके न्यायिक क्षेत्र में आते हैं। अभिलेख न्यायालय क्या है? देखिए, अभिलेख न्यायालय के रूप में उच्च न्यायालय के पास दो शक्तियां हैं। मतलब अभिलेख न्यायालय के रूप में उच्च न्यायालय, हाईकोर्ट अभिलेख न्यायालय खुद बन जाता है। इसके पास दो शक्तियां होती है अभिलेख न्यायालय के रूप में। पहला, उच्च न्यायालय के फैसले, कार्यवाही, और उच्च न्यायालय के फैसले, कार्यवाही और कार्य शाश्वत स्मृति और परिसाक्ष्य के लिए रखे जाते हैं। इन अभिलेखों को साक्ष्य के तौर पर रखा जाता है और अधीनस्थ न्यायालयों में कार्रवाई के समय इन पर सवाल नहीं उठाए जा सकते। इन्हें कानूनी परंपराओं और संदर्भों की तरह माना जाता है। इसके अलावा उच्च न्यायालय, हाईकोर्ट जो है वो एक अभिलेख न्यायालय की तरह क्या कर सकता है? न्यायालय की अवमानना पर साधारण कारावास या आर्थिक दंड या दोनों प्रकार के दंड देने का अधिकार है। न्यायालय की अवमानना पद को संविधान में परिभाषित नहीं किया गया। हालांकि न्यायालय की अवहेलना अधिनियम 1971 में इसे परिभाषित किया गया है। इसके तहत अवहेलना दीवानी अथवा आपराधिक किसी भी प्रकार की हो सकती है। सिविल अवमानना का अर्थ है कि एक न्यायालय के किसी भी निर्णय, आदेश, न्यायादेश अथवा अन्य प्रक्रिया का जानबूझकर पालन न करना। आपराधिक अवहेलना का मतलब है किसी मामले का प्रकाशन या ऐसी कार्रवाई न्यायालय के प्राधिकार को कलंकित अथवा कम करना। जैसे एक नंबर ये हो गई। इसके दूसरा है न्यायिक कार्यवाही के प्रति दुराग्रह अथवा उसमें हस्तक्षेप। इसके अलावा किसी अन्य प्रकार से न्यायिक प्रशासन में अवरोध या हस्तक्षेप। तो ऐसे मामले में आपराधिक अवहेलना का मामला बनेगा और ऐसे में जो है अवमानना के मामले में जो है उसके पास शक्तियां हैं हाईकोर्ट के पास। ठीक है। इसके अतिरिक्त हालांकि निर्दोष प्रकाशन एवं कुछ मामलों का वितरण, न्यायिक प्रक्रिया, कार्यवाही की सही रपट, उचित, वाजिब और न्यायिक आलोचना और कार्यवाही प्रतिक्रिया आदि की न्यायालय की अवहेलना नहीं मानी जाती हैं। क्या क्या न्यायिक अवहेलना नहीं मानी जाती हैं? हालांकि निर्दोष प्रकाशन, कुछ मामलों का वितरण, न्यायिक कार्यवाही की सही रपट, उचित एवं वाजिब न्यायिक आलोचना, कार्यवाही, प्रतिक्रिया और आदि न्यायालय की अवहेलना नहीं है। मतलब न्यायालय के किसी फैसले की रपट प्रस्तुत कर देना अखबार में वगैरह, उचित वाजिब न्यायिक आलोचना भी कर देना। ठीक है। कार्यवाही, प्रतिक्रिया आदि न्यायालय की अवहेलना नहीं मानी जाती हैं। अभिलेख न्यायालय के रूप में एक उच्च न्यायालय किसी मामले के संबंध में दिए गए अपने स्वयं के आदेश अथवा निर्णय की समीक्षा की और उसमें सुधार की शक्ति भी उससे प्राप्त है। ठीक है। अथवा निर्णय की समीक्षा की और उसमें सुधार की शक्ति भी उसे प्राप्त है। यद्यपि इस संबंध में संविधान द्वारा इसे कोई विशिष्ट शक्ति प्रदान नहीं की गई। दूसरी ओर उच्चतम न्यायालय को संविधान ने विशिष्ट रूप से अपने निर्णयों की समीक्षा करने की शक्ति प्रदान की है। ये अंतर है देखिए सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में, ये कि अपने ही निर्णयों की समीक्षा करने की सुप्रीम कोर्ट के पास संसद द्वारा प्रदत्त शक्ति है। ठीक है। बात करते हैं न्यायिक पुनर्विलोकन के सिद्धांत। पुनर्विलोकन का सिद्धांत जो है वो उच्च न्यायालय की न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति राज्य विधानमंडल व केंद्र दोनों के अधिनियमों और कार्यकारी आदेशों की संवैधानिकता के परीक्षण के लिए हैं। यदि वे संविधान का उल्लंघन करने वाले हैं तो उन्हें असंवैधानिक और सामान्य यानी शून्य घोषित किया जा सकता है। परिणाम स्वरूप सरकार उन्हें लागू नहीं कर सकती। यद्यपि न्यायिक समीक्षा पदांश का प्रयोग संविधान में कहीं भी नहीं किया गया, लेकिन अनुच्छेद 13 से 226 अनुच्छेद 13 और अनुच्छेद 226 में उच्च न्यायालय द्वारा समीक्षा के उपबंध स्पष्ट हैं। संवैधानिक वैधता के मामले में विधायी अधिनियमों और कार्यपालिका के आदेशों को निम्नलिखित आधार पर चुनौती दी जा सकती है। पहला, मौलिक अधिकारों का हनन हो तब। दूसरा, भाग 3 की बात कर रहा हूँ, ठीक है, मौलिक अधिकार। इसके अलावा जिस प्राधिकरण द्वारा तैयार किया गया हो या उसके कार्यक्षेत्र से बाहर हो। इसके अलावा संवैधानिक उपबंधों के विरुद्ध हो तो। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में हाईकोर्ट की न्यायिक समीक्षा की शक्ति को कम किया गया। किसी भी केंद्रीय कानून की संवैधानिक व्याख्या पर हाईकोर्ट द्वारा विचार करने की मनाही कर दी गई।
फिर 43वें संविधान संशोधन अगले ही 1977 में से मूल स्थिति में बहाल कर दिया गया। ठीक है, अब देखिए हाई कोर्ट के न्यायिक क्षेत्र और उसके नाम, तो ये मैंने आपको अभी बताया था, पहले फिर से बता देता हूँ। इलाहाबाद हाई कोर्ट की स्थापना 1866 में हुई। न्यायिक क्षेत्र इसका जो है उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद। ठीक है, और इलाहाबाद की एक बेंच लखनऊ में भी है। आंध्र प्रदेश 2019 में आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम के दौरान आंध्र प्रदेश न्यायिक क्षेत्र आता है। बम्बई का न्यायिक क्षेत्र कौन सा? महाराष्ट्र, गोवा, दादरा और नगर हवेली। ठीक है, दमन और दीव भी शामिल है इसमें। कलकत्ता हाई कोर्ट जो है उसके अंतर्गत पश्चिम बंगाल एवं अंडमान निकोबार द्वीप समूह उसमें शामिल हैं। पश्चिम बंगाल और अंडमान निकोबार द्वीप समूह 1862 में बम्बई और मद्रास वाले, बम्बई और कलकत्ता वाले कई एक साथ स्थापित हुए थे। ठीक है, छत्तीसगढ़ 2000 में बना। छत्तीसगढ़ केवल है। न्यायिक दिल्ली 1966 में दिल्ली अकेला है। गुवाहाटी वाला 1948 में स्थापित हुआ। असम, नागालैंड, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश इसमें शामिल हैं। गुजरात में अकेले गुजरात है। हिमाचल प्रदेश में हिमाचल ही है। जम्मू कश्मीर में जम्मू कश्मीर और लद्दाख शामिल हैं। झारखंड में झारखंड ही है। कर्नाटक में कर्नाटक अकेला। केरल में केरल और लक्षद्वीप शामिल, ध्यान दीजिएगा। एमपी में एमपी है। मद्रास में तमिलनाडु और चेन्नई है। मणिपुर वाले में मणिपुर है। मेघालय में मेघालय है। उड़ीसा में उड़ीसा, ये बाद में स्थापित किए गए। पटना में बिहार है। पंजाब और हरियाणा में पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ शामिल हैं। और राजस्थान में राजस्थान आ गया। सिक्किम में तेलंगाना तेलंगाना, त्रिपुरा है। उत्तराखंड है। तो शामिल वालों में एक तो पंजाब हरियाणा का क्षेत्र जो है कॉमन है, पंजाब हरियाणा चंडीगढ़, और दूसरा मद्रास का है, तमिलनाडु और पुडुचेरी का, और तीसरा केरल और लक्षद्वीप का, चौथा जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख इसमें शामिल हैं। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें मैंने बताई। त्रिपुरा उत्तराखंड में उत्तराखंड अकेला है। इनकी जगह जो है, इनकी पीठ कहाँ है? खंडपीठ, तो आपको वहाँ दिखाना है। अब हम बात करेंगे उच्च न्यायालय से संबंधित अनुच्छेदों की एक नज़र। 214 से लेकर 231 तक बात की गई ना। 214 में राज्यों के लिए उच्च न्यायालय ऐसी बात कही गई है। 215 में उच्च न्यायालय अभिलेखों के न्यायालय के रूप में, 215 में ही अभिलेख न्यायालय के रूप में बता दिया है। 216 उच्च न्यायालय का गठन लिखा गया है। 217 उच्च न्यायालय के न्यायाधीश पद के लिए नियुक्ति तथा प्रदर्शन लिखी गई, 217 में है। 218 में उच्च न्यायालय में उच्चतम न्यायालय से संबंधित कतिपय प्रावधानों का लागू होना। 219 में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का शपथ ग्रहण देखा गया। 220 में स्थायी न्यायाधीश बहाल करने के बाद प्रैक्टिस पर प्रतिबंध। 221 न्यायाधीशों का वेतन। 222 न्यायाधीश का एक उच्च न्यायालय से दूसरे न्यायालय में स्थानांतरण। 223 कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति। 224 अतिरिक्त और कार्यवाहक न्यायाधीशों की नियुक्ति। 224 ए उच्च न्यायालय में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की नियुक्ति। 225 उच्च न्यायालयों का क्षेत्राधिकार। 226 कतिपय याचिकाएं जारी करने का उच्च न्यायालयों की शक्ति। 226 ए 226 के तहत केंद्रीय अधिनियमों की संवैधानिक वैधता पर विचार नहीं किया जाना, यह निरस्त कर किया जा चुका है। 227 उच्च न्यायालय के सभी न्यायालयों पर अधिष्ठित की शक्ति। 228 उच्च न्यायालयों में कतिपय मामलों का स्थानांतरण। 228 ए ये भी निरस्त हो चुका है। राज्य अधिनियमों की संवैधानिक वैधता से संबंधित प्रश्नों के विस्तार के लिए विशेष प्रावधान इसमें किया गया था। 229 पदाधिकारी एवं सेवक एवं उच्च न्यायालय में व्यय। 230 उच्च न्यायालयों में क्षेत्राधिकार संघीय क्षेत्रों तक विस्तार। 231 दो या दो से अधिक राज्यों के लिए साझे उच्च न्यायालय की स्थापना। 231 में 232 में व्याख्या की गई है और निरस्त किया जा चुका है।